नमस्कार। ओल्गा से गंगा। पुरुधान। देश ऊपरी स्वाद। जात हिंदी आर्य। काल 2000 ईसा पूर्व। पुरुधान भाग 1। उस वस्तु का बायां तट अपने हरे भरे पर्वतों बहुत ही चश्मों दूर तक फैले हुए खेतों से में लहराते गेहूं के पौधों के कारण अत्यंत सुंदर था, किंतु आर्यों को सबसे अधिक अभिमान था अपनी पत्थर की दीवारों तथा देवदारू के पल्लों से छाई वस्तुओं घरों का। तभी तो उन्होंने इस प्रदेश को यह सुंदर घरों वाला प्रदेश स्वात नाम दिया। वक्ष तट पार करते आर्यों ने पामीर और हिंदुकुश से दुर्गम डांडो तथा कुनार पंजकोरा जैसी नदियों को कितनी मुश्किल से पार किया, इसकी स्मृति शायद उन्हें बहुत दिन तक रही। और क्या जाने आज जो मंगलोर में इंद्र पूजा की भारी तैयारी है, वह इन्हीं दुर्गम पथों से सकुशल निकाल लाने वाले अपने इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। आज मंगलपुर के पूर्वों ने अपने अपने सुंदर गृहों को देवदारू की हरी शाखाओं और रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया है। पुरुधान को एक खास तरह की लाल झाड़ियाँ लगाते हुए देख एक को हाथ में ले उसके पड़ोसी सुमेध ने कहा, मित्र पुरु, यह तुम्हारी झंडियाँ बड़ी हल्की और चिकनी हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे वस्त्र नहीं बनते। यह दूसरे की तरह ही भेड़ें होंगी। यह भेड़ों का ऊन नहीं है सुमेध, तो फिर यह ऐसा ऊन है जो वृक्ष पर उगता है। हमारे यहाँ जैसे भेड़ों के शरीर पर ऊन उगता है, उसी तरह यह ऊन जंगल में वृक्ष पर उगता है। ऐसा ही सुना जाता है मित्र, मैंने स्वयं उस वृक्ष को नहीं देखा। सुमेध ने तकले को जांग से रगड़कर घूमने के लिए फेंक ऊन की नई प्यूनी लगाते हुए कहा, कितने भाग्यवान होंगे वे लोग जिनके जंगल के वृक्षों में ऊन जमता है। हमारे यहाँ यह वृक्ष नहीं लगाए जा सकते। सो मालूम नहीं सर्दी गर्मी को यह वृक्ष कितना बर्दाश्त कर सकता है, उसे हम नहीं जानते। किंतु सुमेध, मांस तो वृक्ष पर नहीं पैदा होता। जब किसी देश में ऊन वृक्ष पर पैदा होता है तो किसी में मांस भी हो सकता है, और इसका दाम ऊनी कपड़े से बहुत कम, किंतु ऊन के बराबर यह ठहरता नहीं। कहाँ से खरीदा? असुर लोगों के पास से। यहाँ से 50 कोस पर उनका देश है। वह लोग इसी का कपड़ा पहनते हैं। इतना सस्ता तो हम लोग भी क्यों न पहने, किंतु इससे जाड़ा नहीं जा सकता। फिर असुर कैसे पहनते हैं? उनके यहाँ सर्दी कम पड़ती है, बर्फ तो देखने को नहीं मिलती। तुम वाणिज्य के पूर्व उत्तर पश्चिम न जा दक्षिण को ही क्यों जाते हो? उधर नफ़ा अधिक रहता है और चीज़ें भी बहुत तरह की मिलती है, लेकिन एक बड़ी तकलीफ है, वहाँ बहुत गर्मी है। मधुर शीतल जल के लिए तो जी तरस जाता है। लोग कैसे होते हैं पुरुधान? लोग नाटे होते हैं, रंग तांबे जैसा, बड़े कुरूप। नाक तो मालूम होती है कि नहीं, बहुत चिपटी भौड़ी। और एक बहुत बुरा रिवाज है, वहाँ आदमी खरीदे बेचे जाते हैं। खरीदे बेचे? उन्हें दास कहते हैं। दासों और स्वामियों की सूरत शक्ल में क्या कुछ अंतर होता है? नहीं। हाँ, दास बहुत गरीब परतंत्र होते हैं, उनका तन प्राण स्वामी के हाथ में होता है। इंद्र हमारी रक्षा करे ऐसे लोगों का मुंह देखने को न मिले। और मित्र सुमेध, अब भी तुम्हारा तकला चल रहा है, यज्ञ में नहीं चलना क्या? चलना क्यों नहीं? इंद्र की कृपा से पीवर पशु और मधुर सोम मिलता है। उसी इंद्र की पूजा में कौन अभागा है जो न शामिल होगा? और तुम्हारी गृहपत्नी का क्या हाल है? आजकल तो अखाड़े में उसका पता ही नहीं चलता। चषक हो गए क्या पुरुधन? चषकने का सवाल ही क्या है? तुमने तो सुमेध जानबूझकर बुढ़ापे में तरुणी से प्रणय करना चाहा। 50 में बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन 50 और 20 में कितना अंतर होता है? तो उसने उसी दिन इनकार कर दिया होता। उस दिन तो दाढ़ी मूछ मुड़वा कर 18 वर्ष के बन गए थे, और उषा के माँ बाप की नज़र 50 पर नहीं, तुम्हारे पशुओं पर थी। छोड़ो इस बात को पुरु, तुम तरुण लोग तो हमेशा। अच्छा, छोड़ता हूँ सुमेध। देखा, बाजा बजने लगा, यज्ञ आरंभ होगा। देर करा दोगे
तुम और गाली सुनेगा बेचारा सुमेध। तो चलो उषा को भी साथ ले चलें। वह क्या इस अब तक घर में बैठी होगी, और इस ऊन और तकले को लाओ रख चले। इसने यज्ञ में बाधा नहीं पड़ने की है, इसलिए तो उषा तुम्हें पसंद नहीं करती। पसंद तो करती, किंतु तुम मंगलपुर के तरुण यदि पसंद करने दो तब ना। बात करते करते दोनों मित्र नगर के बाहर यज्ञ वेदी की ओर जा रहे थे। जिस तरुण की पुरधान में चार आंखें होती वह मुस्कुरा उठता। पुरधान उन्हें आंखों से इशारा कर मुंह फेर लेता। सुमेध की नज़रों ने एक बार एक तरुण को पकड़ लिया। फिर क्या था, वह बड़बड़ाने लगा, मंगलपुर में कलंक है ये तरुण। मित्र वित्र नहीं, मुझको देखकर हंसते हैं। यह बदमाश है मित्र, तुम तो जानते ही हो। इसकी बात तो क्या लिए हो, मुझे तो मंगलपुर में भला मानुस कोई दिखलाई नहीं पड़ता। यज्ञ वेदी के पास विस्तृत मैदान था, जिसमें जहाँ तहाँ मंचों और देवदारू के पत्तों वाले खंभों पर तोरण बंदरवार टंगे थे। ग्राम के बहुत से स्त्री पुरुष वेदी के आसपास जमा थे, किंतु अभी वह बड़ा जमावड़ा शामिल होने वाला था, जबकि सारे पुरजन के नर नारियों का भारी मेला मंगलपुर में लगेगा, जिससे स्वात नदी के दूसरे तट के मद्र भी शामिल होंगे। उषा ने दोनों जोड़ीदारों को आते देखा और वह सुमेध के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले तरुण तरुणियों का सब प्रेमानिभय करने लगी। प्रिय सुमेध, सवेरे से ढूंढती ढूंढती मर गई, तुम्हारा कहीं पता नहीं। मैं क्या कहीं मर गया था? ऐसा वचन मुंह से मत निकालो सुमेध। जीते जी मुझे विधवा न बनाओ। विधवाओं और पुरुओं के में देवरों की कमी नहीं है, और सधवाओं को क्या देवर विष लगते हैं? पुरधान ने कहा। हाँ ठीक कहा पुरु, वह मुझे से चराने आई है, सवेरे से ही घर से निकली है, न जाने कितने घर न्योते बांटे होंगे। और शाम को एक कहेगा मेरे साथ नाच, दूसरा कहेगा मेरे साथ। झगड़ा होगा, खून खराबी होगी, और इस स्त्री के लिए बदनामी होगा सुमेध। उषा ने हाथ को छोड़ आंखों और स्वर की भावभंगी को बदलते हुए कहा, तो उषा को तुम पिटारी में बंद करके रखना चाहते हो? जाओ तुम चूल्हे भाड़ में, मैं भी अपना रास्ता लेती हूँ। उषा ने एकांत पा पुरधान को देख मुस्कुरा दिया, और वह वेदी के गिर्द ही की भीड़ में गायब हो गई। साल में सिर्फ आज का ही दिन है जब स्वात की उपत्यका में पुराने इंद्र को वक्षु तट के भांति सबसे मोटे अश्व का मांस खाने को मिलता है। घोड़े के लिए सारे जन्म में चुनाव होता है। वैसे स्वात उपत्यका में घोड़ा नहीं खाया जाता, किंतु इंद्र की इस वार्षिक प्रथा के यज्ञ शेष को सभी भक्तिभाव से ग्रहण करते हैं। जन के महापितर, जिन्हें यहाँ जनपति कहा जाता है, आज अपने जन परिषद के साथ इंद्र को वह प्रिय बलि देने के लिए मौजूद है। जनपति को बलिदान का सारा विधि विधान याद है, वह सारे मंत्र याद हैं, जिससे स्तुति करते हुए वक्ष तटवासी इंद्र को बलि दिया करते थे। बाजे और मंत्र स्तुति के साथ अश्व के स्पर्श प्रेक्षण से लेकर आलंबन मारने तक की सारी क्रिया संपन्न हुई। फिर अश्व के चमड़े को अलग कर शरीर के अवयवों को अलग अलग रख कर कितने को कच्चा और कितने को बघार कर अग्नि में आहुति दी गई। यज्ञ शेष बढ़ते बढ़ते शाम होने को आई, तब तक सारा मैदान नर नारियों में भर गया। सभी अपने सुंदरतम वस्त्रों और आभूषणों में थे। स्त्रियों के शरीर में रंगीन सूक्ष्म कंबल कामुकदार भिन्न भिन्न रंगों के कमरबंद से बंधा हुआ था, जिससे भीतर सुंदर कंचुक था। कानों के वे अधिकांश के सोने के कुंडल थे। वसंत समाप्त हो रहा था। उपत्यका में तरह तरह के फूल मानो आज के लिए ही फूले हुए थे। तरुण तरुणियों ने अपने लंबे केशों को उनसे खूब संवारा था। आज इंद्रोत्सव में उन्हें स्वच्छंद प्रणय का पूरा अधिकार था। शाम को जब ठनी बनी उषा पुरधान के हाथ को अपने हाथ में लिए घूम रही थी, तो सुमेध की नज़र उन पर पड़ी। उसने मुंह फेर लिया। क्या करता बेचारा, इंद्र उत्सव के दिन गुस्सा भी नहीं कर सकता था। पिछले ही साल इसके लिए जनपति ने उसे फटकारा था। आज सचमुच मधु क्षीर मिश्रित सोम भंग रस की नदियां बह रही थी।
गांव के लोगों की ओर से बछड़े या बेहद स्वादिष्ट मांस और सोमरस के घट आकर रखे हुए थे। अभिनव प्रणय में मस्त तरुण तरुणियों का हर जगह स्वागत था। वह मांस खंड मुंह में डालते, सोम का प्याला पीते, इच्छा होते हुए बाजे जो बजते या हर वक्त बजने के लिए तैयार रहते, पर कुछ नाचते या फिर दूसरे गांव के स्वागत स्थान को चले जाते। सारे जन की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। यहाँ का नाचने का अखाड़ा भी बहुत बड़ा था। इंद्रोत्सव मुख्यतः तरुणों का त्योहार था। इस दिन रात के लिए तरुण सारे बंधनों से मुक्त हो जाते थे। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।